भारत और नेपाल के बीच कूटनीति की बिसात पर एक ऐसा दांव चला गया है जिसने रातों रात पूरे दक्षिण एशिया की सियासत को पलट कर रख दिया है। एक तरफ चीन अपने कर्ज के जाल से काठमांडू को निगलने की फिराक में था, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए बेताब था। लेकिन नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठी कूटनीतिक टीम ने बिना कोई शोर मचाए ऐसा चक्रव्यूह रचा कि नेपाल की बालेंद्र सरकार को आखिरकार दिल्ली की ओर रुख करना ही पड़ा। क्या भारत के साथ सीमा भंसार और लिपुलेख पर भिड़ने के बाद नेपाल ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या बालेंद्र सरकार पूरी तरह से भारत के आगे झुक गई है? क्या नेपाल अब लंबे समय बाद अपनी भारत दूरी नीति से पीछे हटने को मजबूर हो रहा है? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेपाल के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रवि लामिछाने का दिल्ली दौरा तय हो गया? भारत ने नेपाल की ऐसी कौन सी कमजोर नस दबा दी कि रातों रात पीएम बालेंद्र को अपना विशेष दूत भारत भेजने पर मजबूर होना पड़ा? क्या भारत ने नेपाल में चीन और अमेरिका के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर डाला है, जिसके बाद नेपाल को भारत की ही शरण में फिर से आना पड़ गया? क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होने वाली संभावित बातचीत में भारत अपने रणनीतिक हितों को और मजबूत करने की सख्त शर्तें रखेगा? क्या यह पूरा घटनाक्रम इस बात का सीधा संकेत दे रहा है कि नेपाल धीरे धीरे भारत के साथ अपने रिश्तों को रीसेट करने की दिशा में बढ़ चुका है? लिपुलेख का विवाद कोई सामान्य कूटनीतिक खटपट नहीं थी। ये सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और रणनीतिक पकड़ को चुनौती देने की एक सोची समझी लेकिन नाकाम कोशिश थी। जब नेपाल ने अपनी संसद में नया नक्शा पास किया और भारत के कुछ अहम हिस्सों को अपना बताया, तो काठमांडू की सत्ता के गलियारों में ऐसा जश्न मनाया गया जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। कुछ नेपाली नेताओं को उस वक्त यह गलतफहमी हो गई थी कि उन्होंने दिल्ली को आंख दिखा दी है और वह ग्लोबल पॉलिटिक्स के बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें लगा कि चीन की शह पर वह भारत को दबाव में ले आएंगे। लेकिन कूटनीति जज्बातों, खोखले बयानों या कागजी नक्शों से नहीं, बल्कि असली ताकत, जमीनी हकीकत और अर्थव्यवस्था से चलती है। इस पूरी बयानबाजी के बीच नई दिल्ली ने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई आक्रामक बयानबाजी नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े दावे नहीं किए गए। भारत ने बस एक गहरी, चुभने वाली और सर्द खामोशी साध ली। दिल्ली का यह साइलेंट ट्रीटमेंट नेपाल के सत्ताधीशों को बेचैन करने लगा और कूटनीति के इस हाई वोल्टेज खेल में भारत की यही खामोशी सबसे मारक हथियार साबित हुई, जिसने बिना कुछ कहे काठमांडू की बुनियाद हिलाकर रख दी। लेकिन दिल्ली की इस खामोशी के पीछे असल खेल क्या चल रहा था, यह जानना और भी ज्यादा दिलचस्प है। नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था की सांसें भारत के बॉर्डर से होकर गुजरती हैं। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। नेपाल का सारा व्यापार, उनकी लाइफलाइन सिर्फ और सिर्फ भारतीय रास्तों पर निर्भर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर रोजमर्रा की जीवन रक्षक दवाइयां, खाने पीने का सामान और भारी मशीनरी तक सब कुछ भारतीय बॉर्डर क्रॉस करके ही काठमांडू पहुंचता है। जब दिल्ली ने कूटनीतिक रूप से दूरी बनाई, तो नेपाल के व्यापारिक रास्तों पर इसका अदृश्य लेकिन बेहद भारी असर दिखने लगा। आधिकारिक तौर पर भारत ने कोई रोक टोक नहीं लगाई थी, कोई बॉर्डर सील नहीं किया गया था, लेकिन क्लियरेंस में लगने वाला समय बढ़ने लगा। कागजी प्रक्रियाओं की सख्ती और बॉर्डर पर चेकिंग के नए नियमों ने नेपाल के व्यापारियों की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। जो ट्रक पहले 2 दिन में काठमांडू पहुंचते थे, उन्हें हफ्तों लगने लगे। मार्केट में सामान की कमी होने लगी और महंगाई का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगा। यही वह कमजोर नस थी जिसे भारत ने बड़ी ही खामोशी से दबा दिया था। नेपाल के हुक्मरानों को यह कड़वी सच्चाई समझ आ गई कि बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई धमकी दिए, भारत नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था का चक्का जाम करने की ताकत रखता है। लेकिन क्या नेपाल की सरकार इतनी आसानी से अपनी हार मानने वाली थी? नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सत्ता संभालते ही एक अजीब और रहस्यमयी चुप्पी ओढ़ ली थी। उनकी रणनीति थी कि वह विदेशी ताकतों से पूरी तरह दूरी बनाकर नेपाल की एक नई और स्वतंत्र पहचान गढ़ेंगे। काठमांडू के मीडिया में इसे बड़े जोर शोर से आइसोलेशन पॉलिसी का नाम दिया गया। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे नेपाल अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने जा रहा है। लेकिन एक ऐसा देश जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो और चारों तरफ से बड़ी महाशक्तियों से घिरा हो, उसके लिए दुनिया से कट कर रहना एक आत्मघाती कदम होता है।
बालेंद्र शाह ने न तो विदेशी मेहमानों से कोई बड़ी मुलाकात की और न ही खुद किसी अहम विदेशी दौरे पर गए। इसका नतीजा यह हुआ कि नेपाल के भीतर आने वाला विदेशी निवेश पूरी तरह सूखने लगा। जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वह ठप पड़ गए, विकास के पहिए थम गए, रोजगार छिनने लगे और आम जनता के बीच हाहाकार मचने लगा। सरकार का खजाना खाली होने की कगार पर आ गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि क्या नेपाल की इस खस्ताहाल हालत के पीछे सिर्फ उसकी अपनी नीतियां जिम्मेदार थीं या बैकग्राउंड में कोई और बड़ा ग्लोबल गेम चल रहा था? इस पूरी तस्वीर में चीन और अमेरिका भी अपना अपना मोहरा चल रहे थे और नेपाल को शतरंज का बोर्ड बना दिया गया था। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के नाम पर नेपाल को विकास के सुनहरे सपने दिखाए थे। बड़े बड़े हाईवे, रेलवे लाइन और विशाल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का लालच देकर काठमांडू को लुभाने की कोशिश की गई। पोखरा में बना नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे चीन ने बनाया, लेकिन वहां से एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट ढंग से नहीं चल पाई। हकीकत में नेपाल को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ कर्ज का बढ़ता हुआ भारी बोझ, जिसने नेपाल की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। चीन ने नेपाल के बॉर्डर पॉइंट्स को अपने फायदे के लिए जब चाहा तब बंद रखा और व्यापार को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC के जरिए अपनी पैठ बनानी चाहिए। अमेरिका का मकसद नेपाल में निवेश करके वहां चीनी प्रभाव को काटना था, लेकिन नेपाल की सड़कों पर इसे लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुए। जनता समझ गई थी कि महाशक्तियों की इस वर्चस्व की लड़ाई में नेपाल बुरी तरह पिस रहा है। नेपाल की जमीन का इस्तेमाल दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी आपसी लड़ाई के लिए कर रही थीं और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर भारत ने ऐसा दांव चला जिसने नेपाल की पूरी राजनीति को एक झटके में पलट कर रख दिया। और यहीं से भारत ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। भारत ने कूटनीतिक मंचों से बिल्कुल साफ कर दिया कि वह नेपाल की घरेलू राजनीति में किसी भी तरह का कोई दखल नहीं देगा। नेपाल में किसकी सरकार बनती है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, इससे दिल्ली को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। नेपाल के पास नदियों का जाल है और वहां बिजली पैदा करने की अकूत क्षमता है, लेकिन इस बिजली को खरीदने वाला इकलौता और सबसे बड़ा बाजार सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। भारत ने नेपाल से आने वाली पन बिजली की खरीद के नियम बेहद सख्त कर दिए। नई दिल्ली से स्पष्ट संदेश भेज दिया गया कि नेपाल के जिस भी हाइड्रो प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों का निवेश होगा या उसमें चीनी इंजीनियर शामिल होंगे, भारत उस प्रोजेक्ट से एक यूनिट बिजली भी नहीं खरीदेगा। यह एक ऐसा कूटनीतिक वार था जिसकी गूंज पूरे काठमांडू में सुनाई दी। यह सीधा संकेत था कि अगर नेपाल ने चीन को अपनी जमीन पर घुसने दिया तो उसे भारत का विशाल बाजार भूलना होगा। नेपाल के पास बिजली पैदा करने की क्षमता तो है, लेकिन उस बिजली को चीन बेचना भौगोलिक रूप से असंभव है। ऐसे में नेपाल के पास भारत की शर्तें मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। लेकिन क्या नेपाल की सरकार इतनी आसानी से अपनी जिद छोड़ने वाली थी? जब अर्थव्यवस्था की सांसें उखड़ने लगीं, विदेशी मुद्रा भंडार गिरने लगा और पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा, तब बालेंद्र सरकार की नींद अचानक टूट गई। उन्हें यह कड़वी सच्चाई समझ आ गई कि दिल्ली को नाराज करके या दिल्ली से आंखें चुराकर काठमांडू की सत्ता नहीं चलाई जा सकती। खोखले राष्ट्रवाद के नारों से देश का पेट नहीं भरता। और ठीक इसी मोड़ पर नेपाल की राजनीति में एंट्री होती है रवि लामिछाने की। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RISP के अध्यक्ष, देश के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान बालेंद्र सरकार के असली किंगमेकर। लामिछाने कोई मामूली नेता नहीं है। उनकी नेपाल के युवाओं में गहरी पैठ है और वह जमीनी हकीकत को बखूबी समझते हैं। लामिछाने का यह दिल्ली दौरा कोई साधारण शिष्टाचार भेंट या चाय नाश्ते वाली मीटिंग नहीं है। यह एक बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल मिशन है। यह नेपाल की तरफ से दिल्ली के सामने शांति का प्रस्ताव लेकर आने की एक कूटनीतिक कोशिश है, ताकि बिगड़े हुए हालात को संभाला जा सके। नेपाल यह समझ चुका है कि भारत को इग्नोर करना उनके लिए कितना भारी पड़ रहा है, इसलिए अब रवि लामिछाने को अपना विशेष दूत बनाकर भारत भेजा जा रहा है। लेकिन क्या दिल्ली इतनी आसानी से पिघलने वाली है? दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रवि लामिछाने की मुलाकात भारत के कूटनीतिक चाणक्य विदेश मंत्री S जयशंकर से होनी तय है। जयशंकर अपनी दो टूक, स्पष्ट और बेहद आक्रामक कूटनीति के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।
वह किसी भी दबाव में नहीं आते। जब वह नेपाल के प्रतिनिधि के साथ बातचीत की मेज पर बैठेंगे तो कोई लाग लपेट नहीं होगी। भारत की शर्तें बिल्कुल साफ और सख्त होने वाली हैं। सबसे पहली शर्त यही होगी कि सीमा विवाद और लिपुलेख जैसे मुद्दों पर नेपाल की तरफ से किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाजी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। नेपाल की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी बाहरी ताकत यानी चीन या पाकिस्तान को नहीं करने दिया जाएगा। और सबसे अहम बात, भारत के रणनीतिक और सुरक्षा हितों को नेपाल की विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भारत ये साफ कर देगा कि दोस्ती बराबरी की होगी, लेकिन अगर नेपाल ने भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को पनाह दी तो उसका अंजाम नेपाल की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। जयशंकर का यह कड़क अंदाज नेपाल को यह समझाने के लिए काफी होगा कि 2026 का नया भारत अब सिर्फ वादे नहीं करता, बल्कि अपनी शर्तों पर काम करवाता है। लेकिन क्या नेपाल की जनता भी यही चाहती है? नेपाल की लीडरशिप को यह भी अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि जब भी उनके देश पर कोई बड़ी प्राकृतिक या आर्थिक विपत्ति आती है, जैसे भूकंप हो या कोरोना जैसी कोई महामारी, तो चीन या अमेरिका नहीं बल्कि भारत ही सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाता है। रोटी और बेटी का जो रिश्ता भारत और नेपाल के बीच सदियों से चला आ रहा है, वह इतना गहरा है कि उसे कुछ राजनेताओं के भड़काऊ राजनीतिक बयानों से नहीं तोड़ा जा सकता। नेपाल के हर घर का कोई ना कोई सदस्य आज भी भारत में काम कर रहा है। नेपाल का युवा अब झूठे राष्ट्रवाद के झांसे में नहीं आना चाहता। वह रोजगार, विकास और एक बेहतर भविष्य चाहता है, जो उसे बंद पड़े चीनी बॉर्डर या अमेरिकी कर्जे से नहीं, बल्कि भारत के खुले और विशाल बाजार से ही मिल सकता है। भारत नेपाल के लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि उनकी तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता है। रवि लामिछा ने इसी जमीनी हकीकत और जनता के मूड को समझते हुए दिल्ली के साथ एक नई शुरुआत करने आ रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत से रिश्ते नहीं सुधरे तो नेपाल में उनकी सरकार का टिकना नामुमकिन हो जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम और रवि लामिछाने का यह दौरा इस बात का सबसे पुख्ता सबूत है कि नेपाल धीरे धीरे भारत के साथ अपने रिश्तों को रीसेट करने की दिशा में बढ़ चुका है। बालेंद्र सरकार का भारत विरोध का जो गुब्बारा हवा में उड़ रहा था, वह पूरी तरह से फूट चुका है। जो सरकार कभी भारत से दूरी बनाने की कसमें खा रही थी, जो नेता कभी दिल्ली को चुनौती दे रहे थे, आज उसी सरकार को अपना सबसे अहम दूत भारत भेजकर रिश्तों की बर्फ पिघलाने की गुहार लगानी पड़ रही है। यह वह सशक्त भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। यह वह भारत है जो बिना आवाज किए, बिना कोई सीधा टकराव किए, अपने विरोधियों को कूटनीतिक शतरंज में ऐसी मात देता है कि उन्हें अपनी सही जगह अपने आप समझ आ जाती है। नेपाल की यह कूटनीतिक वापसी भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत है। अब देखना यह होगा कि रवि लामिछाने जब साउथ ब्लॉक की सीढ़ियां चढ़ेंगे और एस जयशंकर के सामने बैठेंगे, तो क्या वह भारत की सभी रणनीतिक शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे? क्या नेपाल अपने घरेलू दबावों को दरकिनार करते हुए हमेशा के लिए चीन के प्रभाव से खुद को मुक्त कर पाएगा? भारत की कूटनीतिक जीत का यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। कूटनीति के शतरंज में भारत ने अपने मोहरे इतनी सटीकता से बिछाए हैं कि विरोधियों के पास अब कोई चाल बाकी नहीं बची है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत को नेपाल की पिछली गलतियों और उकसावे वाली हरकतों को इतनी आसानी से माफ कर देना चाहिए? क्या लिपुलेख का विवाद अब हमेशा के लिए नेपाल की तरफ से बंद कर दिया जाएगा, या फिर भारत को कूटनीतिक स्तर पर और ज्यादा सख्त शर्तें थोपनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी देश इस तरह की हिमाकत न कर सके? आप इस पूरे कूटनीतिक घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।